निकाय चुनाव के सबसे तेज नतीजे 13 मई सुबह 7 बजे से लगातार यूपी तक पर। मुस्लिमों में वो एकजुटता समाजवादी पार्टी के प्रति नहीं दिखाई दी जो पहले 2022 के विधानसभा चुनावों में दिखाई दी। मुस्लिम मतों का बंटवारा ये बीजेपी की राह आसान करता है, ये पहले से ही करता रहा है और इसका बहुत बड़ा फायदा जो है बीजेपी की ओर ज़्यादा दिखा। मतलब मुस्लिम मतों में इस बार बिखराव है, सभा से नाराजगी भी है कुछ अधिक प्रकरण को लेकर, भले ही वो सही है या गलत है लेकिन उसको लेकर के बिखरे हुए हैं। दूसरे जो ओवैसी हैं वो इस बार हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं उस्मान चौधरी, यूपी तक में आपका स्वागत है। दूसरे चरण का जो मतदान है वो पूर्ण हो चुका है। मेरठ में भी दूसरे चरण में मतदान था और इस बार नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका का सेहरा किसके सर बंधने वाला है, किसको जीत मिलने वाली है। हमारे साथ मेरठ के वरिष्ठ पत्रकार जन मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि इस चुनाव में क्या फैक्टर रहा, उनको क्या लगता है कौन जीतने वाला है, किसका पलड़ा भारी है और क्यों, कौन सी जाति का जादू इस बार चुनाव में चला और कौन सा फ्लॉप हो गया। सर, किस तरीके से आप चुनाव को देखते हैं, क्या होने वाला है, किसके सर सेहरा बंधेगा और क्यों? नमस्कार। देखिए, हम नजूमी तो नहीं है ये बता सके किसके सर सेहरा बंधेगा, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं या जो संकेत इस चुनाव से मैं सोच रहा था कि मिलेगा, वो मेरी नज़र इस पर थी कि 2022 के विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार से यूपी में मुस्लिमों ने एक साथ एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, गठबंधन को वोट दिया था, क्या वो इंटैक्ट है या उसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है। तो अगर खबर की बात करें तो मुझे आज सबसे बड़ी खबर यही मिल रही है कि मुस्लिमों में वो एकजुटता समाजवादी पार्टी के प्रति नहीं दिखाई दी जो पहले 2022 के विधानसभा चुनावों में दिखाई दी। और इसी को जोड़कर हम कुछ संकेत हासिल करते हैं चुनाव के परिणामों की तरफ। जब अगर मेरठ शहर की बात करने लगें, जब मुस्लिम मतों में बंटवारा हुआ तो भाजपा की राह आसान हो गई। एक नई बात और देखने को इस बार जो संकेत मिल रहे हैं, जैसी सूचनाएं हैं, अंतिम परिणाम तो जब परिणाम आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन जो ओवैसी साहब की पार्टी है MIM, उनको भी हर एक बूथ पर ऐसे लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सेंधमारी की और हिस्सेदारी, मैं उन्हें वोट कटवा नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, उसके प्रति लोगों में क्यों ललक पड़ी, क्या उत्साह था, इसके कारण भी एक खबर बनेंगे। और उसका मुख्य कारण ये है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं में आपसी रार, आपसी मतभेद, महत्वाकांक्षाएँ और किसी और का कद ना बढ़ जाए, इसको लेकर थी। रालोद जो गठबंधन का एक भागीदार है, उसकी थोड़ी सी उपेक्षा हुई, ऐसा लोगों को लगा। और लोग चाहते थे, ख़ासतौर पे जो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता हैं, कि किसी मुस्लिम को ये टिकट दिया जाए, पर टिकट दिया गया सरदरा से विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान के लिए। इसको लेके भी कुछ आक्रोश था। अखिलेश ने यहाँ के रोड शो भी करी तो सपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ भी यहाँ पोस्टर देखने को मिले। और ताज्जुब की बात ये थी कि शहर विधायक रफ़ीक अंसारी उस जुलूस में नहीं थे, गुलाम मोहम्मद नहीं थे, शाहिद मंजूर नहीं थे। अखिलेश थोड़ी देर उतर के रफ़ीक अंसारी के घर जरूर गए क्योंकि उनकी बेटी का निकाह हुआ था, तो उसे एक औपचारिक मुलाकात माना गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये संदेश चला गया कि शायद सारे लोग एक नहीं हैं। और आज मतदान में इसका खुलासा भी होता लगा और लगा कि मुस्लिम इस बार वैसे एकजुट नहीं हो पाए जैसे विधानसभा चुनावों में थे। देहात की बात करें तो देहात में क्योंकि छोटे चुनाव हैं और पार्टी से ज़्यादा व्यक्तिगत स्तर पर ज़्यादा ये चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ से भी संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं बिखराव के, और वहाँ मतदान प्रतिशत थोड़ा ज़्यादा है। शहर में मतदान प्रतिशत बहुत कम है, जो ये बताता है कि भाई लोगों में परिवर्तन का मन नहीं है उनका। इस तरह से मुझे अगर देखा जाए तो आपसी रार में जो लाभ होता दिख रहा है वो शायद भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ शहर में मिल सकता है। देहात में कहानी अलग अलग रहेंगी। जहाँ तक मुद्दों की बात है, मुद्दे होने चाहिए थे, नाला सफाई, शहर की सफाई, टूटी सड़कें, पर दुर्भाग्य ये है कि मुद्दे जाके आखिर में वही सांप्रदायिकता पे जाकर सिमट जाते हैं और वही ध्रुवीकरण होने लगता है कि साहब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी हो, अगर आप मुस्लिम इलाके में जाएंगे तो वो अपने मुस्लिमों की बात करते हैं। और किसी ने भी, मेयर प्रत्याशी ने एक भी विज़न डॉक्यूमेंट नहीं दिया कि उस शहर को कैसे सुंदर बनाएंगे, क्या करेंगे। नगर निगम
जो एक कंगाली की स्थिति में है वो अपनी आय कैसे बढ़ाएगा, उनका रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा, इस पर किसी ने कोई बात नहीं की और मुद्दों से हटके निजी लड़ाई में तब्दील हो गया चुनाव। सर क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है इस चुनाव में? मुद्दे विहीन चुनाव लड़ा जा रहा है। बाकी तो हमारे भैया ने काफ़ी कुछ कह दिया है। पहले लग रहा था कि आज से पहले कि मुस्लिम मतों का बंटवारा नहीं होगा, लेकिन आज पूरी तरह मुस्लिम मतों में बिखराव नज़र आ रहा है। समाजवादी पार्टी को कहीं वोट मिल रहा है तो कहीं सपा को भी, बसपा को भी मिल रहा है, कांग्रेस को भी मिल रहा है। उधर पतंग जो उनके वो हैं, क्या नाम, ओवैसी की जगह, वो भी वोट काट रहे हैं। मुस्लिम मतों का बंटवारा ये बीजेपी की राह आसान करता है। ये पहले से ही करता रहा है और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा जो है बीजेपी की ओर ज़्यादा दिख रहा है। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी को प्लस पॉइंट मिल रहा है? प्लस पॉइंट मिल रहा है। सर आप क्या कहेंगे कि क्यों और कैसे और कौन? इसको मुद्दा विहीन चुनाव रहा है, जैसा अभी पुष्पेंद्र जी ने कहा। कोई मुद्दा या कोई प्लानिंग या कोई विजन किसी भी दल के पास नहीं है। लेकिन ये चीज़ें मैं भी मानता हूँ कि मुस्लिम मतों में इस बार बिखराव है, सपा से नाराज़गी भी है कुछ अधिक प्रकरण को लेकर। भले ही वो सही है या गलत है, लेकिन उसको लेकर के बिखरे हुए हैं। दूसरे जो ओवैसी हैं वो इस बार हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। भले ही कम वोट मिलें, लेकिन वो सभा के ही वोट कटेंगे। बसपा में भी थोड़ा विभाजन है, नाराज़गी ज़रूर है कुछ जातिगत समीकरणों को लेकर के। जैसे पहले अभी त्यागियों का प्रबुद्ध सम्मेलन भी हुआ था, तो वो करना पड़ा मजबूरी में आकर के। लेकिन इससे बावजूद भी प्लस में भाजपा ही रहेगी, प्लस में भाजपा ही रहेगी। उसकी वजह है मत प्रतिशत अभी तक बहुत कम है, लेकिन चूँकि मुस्लिमों का विभाजन हो रहा है वोटों का, तो इसका निश्चित रूप से फ़ायदा भाजपा को ही मिलेगा। देहात में थोड़ी समीकरण अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन नगर निगम वाले क्षेत्र में कुछ समीकरण अलग रहते हैं उनसे, तो मुझे लग रहा है कि भाजपा को रहेगा। बाकी नगर पंचायतों में, नगर पालिका में थोड़ा बदलाव उलटफेर रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जीत का अंतर बहुत ज़्यादा रहेगा। त्रिकोणीय मैं मानता हूँ संघर्ष देहात में, न सिटी में, नगर निगम पे, नगर निगम। मतलब बाकी तो लोकल फैक्टर हैं कहीं। जैसे भाई आपका मंजूर अहमद वाला है, कठोर है, तो मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो वहाँ समीकरण कुछ अपने अपने बदलते चले जाएंगे। मवाना में भी समीकरण बदले हुए हैं और बड़ी, जहाँ तक मेरी सूचना है कि वहाँ कड़ी टक्कर है भाजपा को। हरिशंकर जी, क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सेकंड नंबर पर लड़ती हुई नज़र आ रही हैं, दोनों के दूसरे नंबर के होने जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये, मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि मेरे पास कोई एग्जिट पोल का नंबर नहीं है, ना हुआ है। कितना परसेंट किसको स्वीप हुआ है, कितना परसेंट कितना कहाँ बटा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और मैं कहूँगा तो वो मेरी अपनी धारणा होगी, मेरा अपना मत होगा या झुकाव होगा। बिल्कुल वही हम जानना है कि जो आप सोचते हैं। लेकिन आपने एक बात कही कि मुद्दा विहीन चुनाव था, किसी पार्टी ने मुद्दा नहीं उठाया, तो मैं कहता हूं कि इसमें आपके पास एक मुद्दा था जो मेयर चुनाव के लिए बहुत सटीक मुद्दा था। उन्होंने कहा कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ़, ये मुद्दा अपील कर सकता था। और इस मुद्दे पर ये बिल्कुल वो मुद्दा था जो शहरी क्षेत्रों में काफ़ी हद तक उनको ले जा सकता था, लेकिन शायद उनके पास संसाधनों की कमी रही और वो कैंपेन अच्छे से नहीं कर पाए। उनका जनसंपर्क भी पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हो पाया। तो वो फिर भी उनको कुछ वोट तो मिलेंगे ही। और आप साइलेंट किलर है, तो वो एक मामला है। लेकिन अब यहाँ की परंपरागत मेयर सीट के पिछले चुनावों का इतिहास देखते हैं तो यहाँ पर दो लोग हमेशा से काबिज रहे हैं। एक वो जो बसपा का है, बसपा का एक स्ट्रॉन्ग वो बनता है कि एक मुस्लिम को वो टिकट देते हैं और जाटव वोट जो है वो प्लस हो जाता है उसमें, और उनका वो आराम से उस सीट को निकाल लेते हैं। वो हराया नहीं जा सकता उनको। इस समीकरण पर बसपा को हराना यहाँ बहुत मुश्किल है। लेकिन उनके साथ में 4 कैंडिडेट इस बार और हैं, 3 कैंडिडेट और हैं। एक तो पतंग है, ओवैसी साहब की पार्टी का कैंडिडेट है।
एक कांग्रेस ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया है और तीसरे हसमत साहब हैं और चौथी समाजवादी पार्टी है जिसका हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुसलमान का समाजवादी पार्टी की तरफ एक बहुत झुकाव रहा है। तो सबसे जो अलग ट्रेंड देखने को मिला है वो ये है कि इस बार साइकिल पूरी तरह से पंचर दिखाई दी है और उसकी वजह दो वजह हैं। उसकी लोकल वजह उसकी ये है कि आपसी कलह है। ये है कि वर्चस्व की लड़ाई सपा की राजनीति में लोकल लेवल पर, और दूसरा अतुल जो हैं उनका एक अहंकारी स्वरूप जो सामने आया, वो किसी के पास जाकर झुककर उन्होंने, शायद वो उस तरह से नहीं गए, अगर मैं या मेरी पत्नी चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं मेरी नहीं बनती है, मेरा शत्रु भी है तो भी मैं उसके पास जाऊंगा और कहूँगा कि भाई मुझे वोट दो। तो रफ़ीक अंसारी अपनी पत्नी के लिए वोट चाहते थे, खिसियाट होगी। शाहिद मंजूर का अपना एक अलग वो है, क्योंकि अतुल कुछ बड़बोले भी हैं और वो अखिलेश के ज़्यादा निकट हैं या वो बहुत ज़्यादा शो करते हैं। तो उनका कहना, वो जगह जगह कहते थे मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर बनूंगा सपा की अगली बार सरकार आएगी तो मैं आपके ज़्यादा काम आऊँगा। तो ये उस तरह का भी एक उनके नेगेटिव पहलू था जो सपा के कद्दावर नेताओं ने जो यहाँ के हैं उनको कॉपरेट नहीं किया, और बहुत सारे लोग मतलब उनको हराने के लिए उल्टा काम किया। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की एक वजह तो लोकल है और दूसरी वजह वो स्टेट लेवल पर है, नेशनल लेवल पर है। मुस्लिमों से अगर आप बात करें, लगातार बराबर इंटरवल में 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 20 दिन पहले जो बातचीत होती हैं उसमें उनका ये कहना होता है कि अखिलेश जो हैं अपने पिता मुलायम सिंह की तरह डायनामिक नहीं है, और वो बहुत सारे ऐसे मामले आए जब वो अपने घर में चुपचाप बैठ गए, वो साथ खड़े नहीं हुए, इवन अपनी पार्टी के लोगों के साथ भी नहीं खड़े हुए। और वो इसका उदाहरण देते हैं, आजम खां को कहते हैं कि देखिए आजम खां के साथ कितने खड़े हुए ये आप देख लीजिए। तो ये एक गुस्सा है। दूसरा, अभी अतीक अहमद का मर्डर हुआ, अतीक अहमद से किसी को सहानुभूति नहीं है, बदमाश था, मार दिया। दूसरा, अतीक अहमद से पश्चिमी मेरठ का इसलिए एक रिश्ता हो सकता है, डॉक्टर अखलाक उसके बहनोई यहाँ रहते थे, लेकिन उनका कहना मतलब ये है, बड़ा अजीबोगरीब तर्क है उनका। बोले उसकी मौत की वजह योगी नहीं है, उसकी मौत की वजह अखिलेश है। ये एक बड़ा अजीबोगरीब तर्क है। और वो कहते हैं कि अगर ना वो योगी को उकसाते विधानसभा में, और वो उन्होंने जानबूझकर उकसाया क्योंकि वो अतीक को मरवाना चाहते थे। वो जो इस तरीके की बातें, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें कोई सच्चाई है या वो है, लेकिन जो लोगों से मैं सुनता हूँ वो लगातार ये है। तो उसको देखते हुए अब ये लग रहा है कि संभव है कि अगले चुनावों में आप समाजवादी पार्टी को लगातार अस्तित्वहीन होते हुए पाएं। यानी जो मुलायम सिंह ने जो धरती तैयार की थी और वो ठीक उसी तरीके से ख़त्म हो जाए जैसे चौधरी चरण सिंह की जो लहलाती हुई फसल थी वो उनके पीढ़ी ने राजनीति में ख़त्म कर दी। ये स्थिति कमोबेश सपा की संभव है। अब मुस्लिमों में वोट का बिखराव है ऐसा सुनने को आ रहा है, और है मेरी बहुत सारे अलग अलग बिरादरियों में बात हुई और मेरे बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध हैं लोगों से। उन्होंने कहा कि हाथी चला है कुछ जगह, लेकिन मैक्सिमम जो मुस्लिम्स में जो बिरादरियां हैं, जैसे अंसारी हैं, अंसारियों के अलावा रांगण हैं, इसके अलावा और जो छोटी बिरादरियों में जिनकी गिनती होती है, उन्होंने जमकर पतंगबाजी की है। यानी कि आपका कहना है कि इस बार पतंग ने सबकी पतंग काट डाली? हाँ, मतलब ये संभव है कि पतंग को, ओवैसी की पतंग सबकी पतंग काट डाली। देखिए अगर जिन लोगों से बात हो रही है और वो सच बोल रहे हैं, जिन लोगों से बात हो रही है वो सच बोल रहे हैं, तो वो फिर आप ये मान लीजिए कि पतंग जो है वो इन तीनों पर भारी है। मतलब साइकिल, पंजा, हाथी, ये तीनों जो हैं ये उन सिकुड़ने वाले हैं तीनों।
और पतंग उसके ऊपर चल रही है आज की तारीख में। मतलब अगर सही है, स्टार मैं लगा देता हूँ, लेकिन मैंने कमोबेश यही महसूस भी किया है। ये मामला है। अब इसमें अब दूसरी तरफ भी आ जाओ, सिर्फ मुस्लिमों की हम बात करें और भारतीय जनता पार्टी का कमल सब लोग खिला रहे हैं शहर में कि मुस्लिम बट गया तो कमल खिल गया। अब इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी भले ही इस बिखराव में अपना मेयर कैंडिडेट जिता ले, लेकिन उसका वोट परसेंटेज गिर रहा है। उसका वोट परसेंटेज इसलिए गिर रहा है क्योंकि वाल्मीकि का एक बहुत बड़ा वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी का अभी पिछले कई चुनावों से डेडिकेटेड वोटर रहा है, वो उससे खिसक रहा है। और जाटव वोट, भाई जाटव भी हिंदू हैं, आप ना मानते हो अगर कमल वाले तो बात अलग है। तो ये इंटैक्ट है मायावती के पास में, यानी बसपा को जो वोट मिलने वाला है उसमें मुस्लिमों से ज़्यादा वोट जाटवों का मिल रहा है उसको। ये एक चीज़ देखने आई है। तीसरी चीज़ ये है कि जो जाट वोट है वो एंड ब्लॉक बीजेपी को जाता रहा है, उसमें भी इस बार बिखराव है। जाट वोट भी है, गुजर वोट है, वो भी हिंदू है, वो भी बीजेपी को जाता रहा है, वो एंड ब्लॉक सपा को जा रहा है। क्योंकि गुजर का एक वो है, पिछला रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है कि अगर गुजर कैंडिडेट खड़ा होता है वो किसी की तरफ नहीं देखता, वो पार्टी को छोड़ देता है, अपने कैंडिडेट को पकड़ लेता है। सर, आपका इस बारे में क्या कहना है? आप क्या मानते हैं, क्या हल्की पड़ रही है साइकिल? देखिए, मेरठ की जहाँ तक बात की जाए तो बीजेपी यहाँ पे अपनी सीट लेने जा रही है, इसमें कहीं किसी शक की जरूरत नहीं है। पर मैं एक और नई तरह की बात बताता हूँ आपको। ये सपा से जो सीमा प्रधान खड़ी हुई थी, महिला है ये, पर ये ऐसा चुनाव लड़ा गया कि इसमें कैंडिडेट उनके मतदाताओं के पास तक पहुँचे ही नहीं। ये अधिकतर लोगों ने अपने एयर कंडीशन कमरों में या जहाँ पे भी बैठ के ये चुनाव कागज़ों पे लड़ा गया। क्योंकि सीमा प्रधान, जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि जितनी भी महिलाओं के संगठन हैं यहाँ पे, सीमा प्रधान ने शायद ही किसी एक संगठन के एक पदाधिकारी से कभी बात भी की हो। जैसे वो महिला थी, और यदि महिला संगठनों के पास जाती और उनकी बात का असर नहीं होता, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, पर महिलाओं का एक अपने में एक वोट, बहुत ज़बरदस्त वोट बैंक होता है, और वो फैमिली की एक तरह से देखा जाए तो कर्ता धर्ता होती है। तो यदि महिलाएं किसी कैंडिडेट के साथ हो जाएं तो बहुत सारे पुरुष ऑटोमेटिकली उसके साथ हो लेते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह कि आपने ये चुनाव, इतना ठंडा चुनाव मैंने तो पहली बार देखा है कि बीजेपी को 12 साल पहले पुराने वाले कैंडिडेट को फिर, मतलब इस 12 साल में उनको कोई एक दूसरा उम्मीदवार मिला ही नहीं कि जिसको कि वो चुनाव लड़ा सकते थे। जब एलुवालिया का नाम डिक्लेयर हुआ, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ इसमें। भाई इतने और भी हैं, इतनी पार्टी सत्ता में है, पर इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है। और यही हालत सपा की है। सीमा प्रधान, ये बताइए कि किस तरह से शहर, जो खासतौर से अर्बन क्लास की बगैर, उनकी इमेजिनेशन को कहीं भी टच नहीं करती। लगता ही नहीं कि ये ऐसी कोई महिला जो है ये यहाँ की मेयर होनी भी चाहिए। कि कोई पढ़ी लिखी होती, प्रोफेसर होती, डॉक्टर होती, या इस तरह का कुछ होती। दूसरी बात, उसमें महिलापन तो होता, वो कम से कम अपने ही जो बिरादरी के जो संगठन हैं उनके बीच में जाकर अपनी बात को कहीं ना कहीं घरेलू रूप से मजबूती से कहती तो सही। पर अब की बार तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। भाई मेरा घर शहर के बीचम बीच है, मेरे पास कोई मेयर का कैंडिडेट कभी दूर दूर तक नहीं आया। तो ये शिकायत तो बीजेपी के कैंडिडेट से भी है कि वो भी नहीं गए कहीं। मैं तो बता ही रहा हूँ कि एलुवालिया की मैंने तो शक्ल भी नहीं देखी आज तक। सच बात तो यही है। ऐसे सड़क पर जाते हुए देख लिया तो बात अलग है, वैसे मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। तो ये लग रहा है कि अब ये मतों का विभाजन। बसपा क्यों नहीं लड़ी, क्या वजह रही? नहीं, क्या मानते हैं आप? बसपा आप पता नहीं, ये तो खैर इसको तो कोई और ही बता पाएगा। क्योंकि बसपा ने ना पिछले चुनाव जो था 22 का विधानसभा का, वही कहाँ लड़ा था। और इस बार भी जो लड़ा है, और जहाँ से ये हसवंत मलिक को लाए हैं, हसवंत मलिक ने खुद अपने लिए कुछ भी जोड़ लगाया हो, पर पार्टी ने क्या जोड़ लगाया इनके लिए? पार्टी ने इनके लिए कुछ नहीं करा। जोशी जी, क्यों नहीं लड़ा बसपा? 3 बार मेयर रही है और इस बार प्रदर्शन जो है वो उनका कोई दिखाई नहीं दिया, क्यों? देखिए, हसमत ने चुनाव नहीं लड़ा ऐसा नहीं कहा जा सकता।
अब बसपा में कैंडिडेट का सिलेक्शन गुण दोष के आधार पर नहीं होता है। वहाँ टिकट कैसे मिलता है ये मैं कहना नहीं चाहूँगा। हो सकता है कल को मानहानि का मुकदमा मेरे ऊपर कोई आ जाए, तो मैं कहना नहीं चाहूँगा। सब जानते हैं कि वो उनका टिकट कैसे होता है। हस्मत अली का पलड़ा वज़न ज़्यादा था तो हस्मत अली को मिल गया, लेकिन हस्मत अली उतने सर्वमान्य वो नहीं है पूरे मुस्लिम समुदाय को जोड़ पाते। दूसरी बात ये है कि खुद मायावती जी का मुस्लिमों में अब विश्वास उठ चुका है। कई बार मतलब पिछले वो कोई भी मुद्दा हो, जिस तरह से एक विपक्षी दल को आना चाहिए और प्रदर्शन करना चाहिए, बोलना चाहिए, सत्ता दल को झकझोरना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, वो मायावती कभी भी उठाती हुई नहीं दिखाई देती हैं। वो अपना आराम से बैठी रहती हैं। वो सिर्फ अपने जो समुदाय का एक वोट बैंक है उनका, उसको वो सेल आउट कर देती हैं कैंडिडेट को। वो उन्होंने सेल आउट कर दिया। अब वो कैंडिडेट जो है वो छवि है मुस्लिमों में, जिस तरीके से अखिलेश की समाजवादी पार्टी की छवि गिरी है, वैसे ही मायावती जी की भी तो गिरी है कि वो अपने ईडी की फाइलों की वजह से चुपचाप केंद्रीय सत्ता की नतमस्तक होकर रह गई हैं। तो ये जो केंद्रीय सत्ता की नतमस्तक होकर रह गई हैं, ये जो छवि गिरी है, इसका असर भी तो बसपा के प्रत्याशी पर जाएगा। सारा हस्मत का दोष थोड़ी है इसमें, उसमें उतना ही दोष मायावती का भी है अगर मुस्लिम एकजुट नहीं हो रहा है उनके नाम पर। तो सर एक लाइन में बात करूं तो लगता है कि बीजेपी को इस बार फ़ायदा होने वाला है। उस्मान, आपकी बात से सहमत होना पड़ेगा। ऐसा ही लगता है, चाहे बीजेपी के प्रयास कम हों, ज़्यादा हों, या उनकी किस्मत अच्छी रही हो। क्योंकि जैसा अभी भाई बोल रहे थे कि मायावती को मुस्लिम बड़ी संदेह की दृष्टि से देखता है। उसको लगता है कि ये शायद भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, तो ऐसा ना हो कि कहीं इनको जिताएं तो उसका लाभ इनडायरेक्टली बीजेपी को मिले। सर मैं आपकी बात एक यहीं पे करना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा कि वो बीजेपी की बी टीम मानता है, ओवैसी को आपने कहा कि वोट मिली, तो उसको भी तो मुसलमान कहीं ना कहीं बी टीम, उसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो बी टीम है। तो एक तरफ एक बी टीम को वो मानता है नहीं दे रहा, एक तरफ आप कहते हैं कि बी टीम को दे रहा है। फ़र्क है। एक तो ओवैसी की यूपी में वो प्रेजेंस अभी नहीं रही कि लोग उसकी बातों को समझ पाएँ। दूसरा, ओवैसी ने जितना मुस्लिमों के समर्थन में बोला है या एक्शन किए हैं वो किसी और ने नहीं किए हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा रुख या कोई एक जनरेशन ऐसी हो जो ओवैसी को पसंद करने लगी हो, उसके लिए जा रही हो। जहाँ तक बी टीम का सवाल है, ओवैसी को बी टीम जो विपक्ष वाले कहते हैं, उसका कारण ये है कि चाहे वो बिहार रहा हो, दूसरे स्टेट रहे हों, वो उदाहरण ऐसे हुए कि ओवैसी जहाँ जीते तो विपक्ष की कीमत पर जीते। और यही बात बहुजन समाज पार्टी के लिए। लेकिन मायावती को बी टीम कहने के कई कारण हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कड़े शब्दों में निंदा ही नहीं की, जबकि ओवैसी ऐसा नहीं करते हैं। उन्होंने भाजपा को कोसने में या कहने में कोई कसर ओवैसी नहीं छोड़ते हैं, तो उस पर प्रत्यक्ष आरोप नहीं लगता। हम सोचते थे कि वोट कटवा होगा, शायद यहाँ भी वोट कटवा हो, लेकिन अंततः धीरे धीरे मुस्लिमों को शायद विकल्प मिलने लगे। जैसा अभी भाई भी कह रहे थे कि उन पर संदेह की दृष्टि से देखते हैं, उसे वैसे देखते हैं। अब लोग ये भी कह रहे हैं, एक मेरे पत्रकार भाई ये भी कह रहे थे कि असल में अखिलेश को सबक सिखाना चाहता था मुस्लिम समुदाय कि ज़्यादा घमंड में आ गए हैं, अगर वो इकट्ठे वोट दे देते तो शायद जीत जाता। लेकिन अखिलेश को वो चेताना चाहते हैं कि हम तुम्हारे बंधुआ मजदूर नहीं हैं, अगर मदद करोगे, साथ खड़े होगे, तभी हम आपके साथ रहेंगे। तो ये मेरठ के वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमने इनसे बात की। सबसे एक ही बात सामने आई है कि कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी अपना एक जादू चलाना चाहती थी, उन्होंने एक गुर्जर प्रत्याशी को मैदान में उतारा और मुसलमान वोट वो लेना चाहती थी, वो होता हुआ फ़िलहाल उनकी नज़र में नज़र नहीं आ रहा है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी मेरठ में 3 बार अपना मेयर बना चुकी है, लेकिन इस बार बहुजन समाज पार्टी का जादू दिखाई नहीं दिया है। और वहीं एक नई चीज़ मुस्लिम वोटरों में सामने आई है कि जो अब तक मेरठ में पतंग यानी कि AIMIM को कोई भी वोट नहीं मिलती थी, इस बार हमारे पत्रकार साथी ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब ओवैसी भी यूपी में और ख़ास तौर से मेरठ में अपनी पैठ जमाने में
जमाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब रिजल्ट आएगा हम बताएंगे कि आखिर हमारे पत्रकार जो साथी हैं इनकी बात में कितनी सच्चाई है या कितनी मजबूताई है। लेकिन जो भी रिजल्ट आने वाला है हम बताएंगे। चौंकाने वाला ज़रूर होगा अगर ओवैसी को यहाँ से वोट मिलता है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।